आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मेरे महबूब। हेलो दोस्तों, एक लंबी छुट्टी के बाद फिर से आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं हम सबके पसंदीदा कपल युवराज श्रद्धा की एक नई कहानी मेरे महबूब। एक चटपटी सी कहानी। चटपटे इसलिए क्योंकि दीवानगी ने हम सबको खूब रुलाया था, इसीलिए मेरे महबूब थोड़ी सी नटखट होने वाली है। कुछ तो लोग कहेंगे तो आप सभी ने देखी होगी। उसमें युवराज और श्रद्धा की उम्र में काफी फासला था। आप लोगों ने काफी सराहा भी था उस कहानी को। मेरे महबूब में भी उम्र का उतना ही फासला होगा, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे एक सीरियस कहानी थी, जबकि मेरे महबूब उससे हटकर है। अब क्या हटकर है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी भी आपको पसंद आए। तो चलिए चलते हैं मेरे महबूब के सफर पर। नैनीताल बस स्टैंड पर जब वो वॉल्वो बस रुकी तो मेरी आंखें बस के ब्रेक मारने से झटके से एकदम से खुली और बस की खिड़की के बाहर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। लगता है कुदरत ने अपनी सारी सुंदरता यहीं बिखेर दी है। मैंने खिड़की का कांच खोलकर पहाड़ों की ताज़ी हवा को अपने फेफड़ों में खींचते हुए सोचा। जुलाई का महीना था। हवा में हल्की ठंडक घुली हुई थी। बारिश की वजह से सारे पहाड़ धुले हुए और हरियाली से लकदक थे। तभी मेरा मोबाइल बजा। मेरा ध्यान वहां की सुंदरता से हटा और मैंने मोबाइल की ओर देखा तो डैड का कॉल आ रहा था। हाँ डैड, मैं नैनीताल पहुंच गई। बस अभी रुकी है। आराम से पहुंची ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नो डैड, कोई दिक्कत नहीं हुई। रात भर आराम से सोती रही। इसे क्या दिक्कत होगी? दूसरों का खून चूसने वालों को भला क्या दिक्कत हो सकती है? उसे समझा देना कि वहाँ किसी से लड़ाई झगड़े ना करती फिरे। यहाँ तो हमेशा ही मुझसे लड़ती रहती है, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती, हमेशा पत्थर मारने को तैयार रहती है। अच्छा है चली गई, जान छूटी। मोबाइल में पीछे से बड़बड़ सुनाई दे रही थी। डैड अपनी बीवी को समझा दे कि मुझे उनसे बात करने का कोई शौक नहीं है, वो ही हमेशा मुझसे उलझती रहती हैं। और उनको समझा दे कि उनको मेरी इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे उनकी फिक्र से बदहज़मी हो जाएगी। अच्छा है मेरी भी जान छूटी आपकी बीवी से। बेटा, वो तुम्हारी माँ है, उनके लिए थोड़ी तमीज़ से बात करो। डैड, ये तो आप भी जानते हैं कि वो कितनी मेरी माँ है और कितनी आपकी बीवी। वो मेरी मॉम के गुजरने के बाद मेरे सर पर थोपी गई हैं। उनसे बचने के लिए ही मैं अहमदाबाद से हज़ारों मील दूर नैनीताल आई हूँ। आप और ज़्यादा मजबूर करेंगे तो मैं देश और दुनिया से ही दूर चली जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते बच्चे। ठीक है डैड, मैं रूम पर पहुंचने के बाद आपको कॉल करती हूँ। और इसी के साथ मैंने कॉल कट कर दिया। तो ये है मेरा परिचय, जो थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे। मैं हूँ श्रद्धा, श्रद्धा बजाज, अहमदाबाद की रहने वाली और बजाज एंड बजाज ग्रुप्स के मालिक शेखर बजाज की इकलौती बेटी। मैं जब 8वीं क्लास में थी तब मेरी मॉम एक मामूली सी बीमारी से गुजर गई और मुझे अकेला छोड़ गई। मॉम के गुजरने के कुछ ही समय बाद डैड ने दूसरी शादी कर ली और एक चलती फिरती फैशन की दुकान, एक फैशनेबल मॉडल जैसी औरत शैला को मेरी दूसरी माँ बनाकर ले आए, जो दिन भर पार्टियों और किटी में बिजी रहती है और मेरे डैड के पैसों का सदुपयोग करती रहती है। बचे हुए टाइम में अपनी बाज जैसे नजरों से मुझे घूरती रहती है और टोका टाकी करती रहती है। उसका बस चले तो मुझे 2 टाइम खाना भी ना दे और स्कूल भी बंद करा दे। लेकिन डैड मुझे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए वो मुझसे चिढ़ती हैं। वो तो मुझसे बर्तन मंजवा दे और झाड़ू पोछा भी करवा दे, लेकिन क्या करें, मेरे घर में इन कामों के लिए नौकरों की फौज जो है। और इस बात पर वो बहुत दुखी है कि वो सौतेली माँ का रोल अच्छे से प्ले नहीं कर पा रही है। यहाँ उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। मेरी केयर टेकर नैनी अम्मा बहुत अच्छी हैं। मॉम के जाने के बाद उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से संभाला और उनके ही प्यार के बदौलत से मैं अपनी सो कॉल्ड माँ से बराबर हिसाब किताब कर लेती हूँ और इसी बात से वो मुझसे जल भुन जाती हैं। मैंने अहमदाबाद के फेमस निरमा यूनिवर्सिटी से बीबीए किया और अब एमबीए करने नैनीताल आई हूँ। अपनी फैशनेबल माँ से दूर शांति से जीने के लिए अहमदाबाद के कई अच्छे कॉलेज छोड़कर
डैड के विरोध के बावजूद हजारों मील दूर नैनीताल आ गई। डैड तो दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी से नैनीताल भेजना चाहते थे, लेकिन मैं बस का मजा लेना चाहती थी, इसीलिए बस से आई हूँ। वो क्या है ना कि मॉम के जाने के बाद और डैड की फैशनेबल बीवी आने के बाद मैं थोड़ा जिद्दी भी हो गई हूँ। बस की डिक्की से मेरे दो भारी भरकम सूटकेस निकालने के बाद मैं टैक्सी में अपने सूटकेस डालकर टैक्सी ड्राइवर को एड्रेस दिया और अपने रूम की ओर चल पड़ी। एक नई राह, एक नई मंजिल की ओर। कुछ ही देर में मेरा डेस्टिनेशन आ गया। अपने किराए के रूम पर आ गई। मैं तो हॉस्टल में रहना चाहती थी, लेकिन डैड नहीं माने कि उनकी लाडली हॉस्टल में कैसे एडजस्ट करेगी, और यहाँ मैं भी डैड की बात पर एग्री हो गई। टैक्सी ड्राइवर ने मेरा सामान निकालकर बाहर रख दिया। मैडम, 400 रुपये हुए। टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे कहा। हैं? 400? सिर्फ 15 मिनट गाड़ी चलाने के 400? अजीब लूट मचा रखी है। 15 मिनट के कोई 400 रुपये लेता है क्या? वैसे पेड़ पर नहीं उगती कि हाथ बढ़ाया और तोड़ लिए। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अपनी एक आईब्रो ऊंची करते हुए उसे फटकार लगाई। मैडम, टैक्सी का किराया मिनट देखकर नहीं लगता है, किलोमीटर से लगता है। उसकी बात सुनकर वहाँ गार्डन में खेल रहे बच्चे जोर से हंस पड़े। मेरी भी खिसियानी हंसी निकल गई। ही। बस स्टैंड से यहाँ तक आने का 15 किलोमीटर हुआ तो 400 तो लगेगा ही। आपके सामने मैंने मीटर 0 पर सेट किया था, अब आप खुद ही चेक कर लो, ड्राइवर को मी बनाते हुए बोला। हाँ, ठीक है, ये लो तुम्हारे पूरे 400। मैंने उसे 400 रुपये दिए और वहाँ से चलता किया। सोसाइटी देखकर मेरी आंखें खुली रह गई और मेरे मुंह से सीटी निकल गई। सोसाइटी बड़ी सुंदर और साफ सुथरी थी, काफ़ी बड़ी जगह में बनी हुई थी। इसमें 15 बंगलोज बने हुए थे, सभी 2 मंजिला बंगलोज थे। मैं भी अपने 2 सूटकेस घसीटते हुए बंगलो नंबर 10 की तरफ चल दी। नीचे का पोर्शन मकान मालिक ने खुद के लिए रखा था, लेकिन वो अपने बेटे के पास लंदन रहते थे। बाहर की तरफ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। मुझे देखकर गार्ड दौड़ा दौड़ा आया और मेरे भारी भरकम सूटकेस उठाने के लिए और सीढ़ियों से ऊपर की ओर चल पड़ा, क्योंकि मेरा पोर्शन ऊपर था। गार्ड बेचारा मेरा सामान उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ने में हांफने लग गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेचारगी थी और कई सवाल थे कि मैं इस सूटकेस में ऐसा क्या भर कर लाई हूँ। ऊपर जाकर देखा तो वहाँ पे 2 पोर्शन अगल बगल में थे। एक दरवाजे में ताला लटका था। गार्ड ने मेरा सामान नीचे रखकर दूसरे दरवाजे का ताला खोला। अंदर जाकर एक बार फिर से मेरे मुंह से सीटी निकल गई, जिसे सुनकर गार्ड ने झट से मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। बड़ा ही शानदार पोर्शन था। दरवाजे से अंदर जाते ही एक बड़ा सा हॉल की एक तरफ किचन और किचन के बगल में बेडरूम। फुल्ली फर्निश्ड था। मेरी स्टेप मॉम से मुक्त ये मेरा नया घर, जिसमें खड़े होकर ही मुझे अलग ही खुशी का एहसास हुआ। मैंने सामने देखा। हॉल में सामने की तरफ बड़ी सी गार्डन फेसिंग बालकनी थी। बगल वाले पोर्शन की बालकनी और मेरी बालकनी जुड़ी हुई थी। बीच में 2 फीट की छोटी सी दीवार थी। गार्ड ने बताया कि बगल वाला पोर्शन भी सेम ऐसा ही बना हुआ है। गार्ड को मैंने एक कुक और घर की साफ सफाई के लिए एक मेड का अरेंजमेंट करने को कहा, तो उसने कहा कि वो कुक और मेड दोनों को शाम को लेकर आएगा। गार्ड मेरा सामान अंदर रखकर चला गया। मैं रात भर बस में सफ़र करके थक गई थी, इसीलिए जोमेटो से खाना ऑर्डर कर दिया। अपना सामान जमाने का प्रोग्राम शाम के लिए फिक्स कर दिया। जब तक खाना आया तब तक मैं नहाकर तैयार हो गई। मैंने खाना खाया और बिस्तर पर पसर गई। बिस्तर पर पड़े पड़े कल के बारे में सोचने लगी। मेरा एडमिशन GEHU ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में हुआ है। कल पता करना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी यहाँ से कितनी दूर है और ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है। ये सब सोचते सोचते मैं कब गहरी नींद में चली गई पता ही नहीं चला। शाम को मोबाइल की रिंग से नींद टूटी। डैड का कॉल था। हाँ डैड, मैं बंगलो पहुँच गई। बहुत शानदार है। बस सामान जमाऊंगी अब। हाँ, कल से कॉलेज जाऊंगी। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो खन्ना अंकल को फ़ोन कर दूंगी। बाय। खन्ना अंकल डैड के खास फ्रेंड हैं। यहाँ उनका गारमेंट का बड़ा शोरूम है। उन्होंने ही ये बंगलो किराए पर ढूंढा है। एक्चुअली ये बंगलो उनके पहचान वालों का है। चल श्रद्धा बेटा, अब सामान जमा ले।
यहाँ नैनी अम्मा मदद को नहीं आएगी, तुझे खुद ही अपने हाथ पैर चलाने होंगे। मैंने सोचा और उठ खड़ी हुई। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम जमाएंगे सामान एक दिन। गाते हुए मैंने अपना खजाना यानी अपने सूटकेस खोली और सामान देखकर मुझे जोरों का गश आ गया और मैं बैठ गई। श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, ये क्या क्या भरकर लाई है तू यार, अब ये सब कैसे जमाएगी। मेरी प्यारी नैनी अम्मा ने सूटकेस में मैगी के पूरे 25 पैकेट रखे थे, बिस्किट्स के 20 पैकेट्स, पास्ता के 25 पैकेट्स, फटे पुराने सारे ट्राउजर्स और टॉप्स रखे थे और 2 और 20 जोड़ी अंडरगारमेंट्स रखे थे। कितने ही जीन्स और टी शर्ट्स थे। कैपरी इतनी सारी है मेरे पास, ये मुझे आज ही पता चला। 2-3 मेरी मेकअप किट्स रखी थी, कितने ही परफ्यूम्स की बॉटल्स और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल। इस सारी भीड़ भाड़ में से अपना जरा सा मुंह निकाल कर झांक रही थी। बेचारी सारी भीड़ को एक साइड कर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं कुछ देर अपना सर पकड़ कर बैठी रही। आखिरकार फिर से अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और उठ खड़ी हुई। मेरी प्यारी अम्मा, प्यारी नैनी अम्मा, क्यों इतना प्यार लुटाया कि डूब गई मेरी लुटिया। प्यारी नैनी अम्मा, सबसे पहले किचन का सामान किचन में जमाया, उसके बाद अपने कपड़े वॉर्डरोब में सेट किए, बुक शेल्फ में अपनी सारी बुक्स जमा दी। मेरे पास अनजान राही नामक उपन्यासकार के उपन्यासों का पूरा कलेक्शन था। वो मेरे फेवरेट राइटर हैं। मैंने उनका हर उपन्यास पढ़ा है। उनका कौन सा उपन्यास रिलीज होने वाला है, हर खबर से मैं अपडेट रहती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके हर नए उपन्यास की पहली कॉपी मैं ही खरीदूँ। बुक शेल्फ में मैंने सभी उपन्यास और अपने कोर्स के बुक्स अच्छे से जमा कर रख दी। फिर मेरे हाथ आई मेरी फैमिली तस्वीर, जिसमें मेरी मॉम, मैं 8 साल की थी और डैड, हम तीनों समुद्र के किनारे रिलैक्स मूड में मस्ती कर रहे थे। तस्वीर देखकर मेरा मन भर आया। मॉम की याद आ गई और आंखें नम हो गई। फिर उनकी बात याद आ गई जो उन्होंने अंतिम समय में मुझे कही थी। श्रद्धा बेटा, कभी भी उदास मत होना और ना ही हिम्मत हारना। कोई भी मुसीबत हमारी हिम्मत से बड़ी नहीं होती। हमेशा खुश रहना। खुश रहोगे तो मुझे हमेशा अपने पास पाओगी। उनकी ये बात याद आते ही मेरे अंदर जैसे नई ऊर्जा का संचार हुआ और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर मैंने प्यार से तस्वीर कर हाथ फेरा। अब बारी आई तस्वीर को दीवार पर लगाने की। मैं हॉल की दीवार पर उसे लगाना चाहती थी, जिससे कि जब भी मैं बाहर से थकी आऊं तो मुझे तस्वीर देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और मेरी सारी थकान उतर जाए। मैं एक कुर्सी पर चढ़ गई और हथौड़े से दीवार पर कील को ठोकने लगी, लेकिन कील दीवार में जाने को ही तैयार नहीं। वो भी रूठी हुई बीवी की तरह रूठी रही और 1 mm भी दीवार के अंदर नहीं गई। श्रद्धा अपनी पूरी लगन से कील ठोकने में मगन थी कि तभी कोई शख्स सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया तो उसे बगल वाला दरवाज़ा खुला दिखा। उस घर में सामने ही हॉल की दीवार के पास एक लड़की कुर्सी पर चढ़कर दीवार में कुछ ठोक रही थी। उसका मुंह दीवार की तरफ था, इसीलिए उसे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। भगवान ने ये 2 सुंदर आंखें चेहरे पर शोपीस जैसे सजाने के लिए नहीं रखी हैं। उस शख्स के कानों में से आवाज़ टकराई जो कि श्रद्धा की थी। उसने पीछे मुड़े बिना कहा। ये सुनकर वो शख्स सरप्राइज हो गया कि ये उसे ही कहा है या किसी और से। उसने आसपास नजरें घुमाकर देखा। आसपास क्या देख रहे हैं, मैं तुमसे ही कह रही हूँ। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एक नाजुक सी लड़की को दीवार में कील लगाने जैसे मुश्किल काम में लगे हुए देखकर भी तो मदद नहीं कर रहे, तो ये आंखें किस काम की। इसे बिना देखे भी पता चल जाता है कि पीछे कोई इंसान खड़ा है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। उस शख्स ने मन ही मन सोचा, हाँ, मेरी 2 आंखें पीछे सर पर भी लगी हुई हैं, इसीलिए पीछे का भी दिख जाता है। उसने कहा और चेहरा उस शख्स की तरफ घुमा लिया। ये थे युवराज सिंह राठौर और वो श्रद्धा की तरफ आंखें फाड़ कर देखते रह गए। भगवान ने हमारे शरीर में एक के साथ एक फ्री जैसे ये 2 हाथ भी सिर्फ अपने ही काम करने के लिए नहीं दिए हैं, बल्कि दूसरों के कामों में मदद करने के लिए भी दिए हैं, खासकर मेरे जैसी नाजुक और मासूम लड़कियों की मदद करने के लिए। वो कहते हुए बड़ी अदा से लहराई, ये क्या भला है, और वो भी मेरे पड़ोस में। ये तो जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही है। युवराज ने फिर से मन में सोचा, मुझे मन में गालियां बाद में दे देना, पहले मेरी मदद करें। श्रद्धा सिर्फ अंधेरे में तीर मार रही थी।
वह सिर्फ अंदाजे लगा लगा कर ही बोल रही थी। अरे बाप रे, ये लड़की तो मन की बातें भी सुन लेती है। इससे बचकर रहना होगा। पूरी पगलेट है। Hey dude, come here and help me. Then I will give you a dairy milk as a gift. Come here. युवराज 2 कदम आगे बढ़े और बोले, रुको, मेरे पास ड्रिल मशीन है, वो लेकर आता हूँ। उससे इस दीवार में जल्दी से छेद हो जाएगा। वो अपने दरवाजे का ताला खोलकर अपने पोर्शन में गए और ड्रिल मशीन ले आए और कुर्सी पर चढ़कर दीवार पर ड्रिल मशीन से छेद कर दिया और उसमें कील ठोक दी। श्रद्धा ने कील के सहारे अपनी फैमिली फोटो टांग दी। ये मेरे मॉम, डैड और मैं हूँ। ये हमारी प्यारी सी फैमिली है। श्रद्धा ने युवराज को तस्वीर में इशारा करते हुए बताया। युवराज की नज़र उसके बुक शेल्फ पर गई। उन्होंने वहाँ अनजान राही के उपन्यास देखे और श्रद्धा से पूछा, तुमने अनजान राही के सारे उपन्यास क्यों रखे हैं? क्योंकि वो मेरे फेवरेट राइटर हैं। मैं उनके सभी उपन्यास पढ़ती हूँ और संभाल कर रखती हूँ। तुमको देखकर तो लगता है कि तुम हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश नॉवल पढ़ती होगी। मैं इंग्लिश नॉवल भी पढ़ती हूँ, लेकिन हिंदी में मुझे अनजान राही के उपन्यास सबसे ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं उनके उपन्यासों की दीवानी हूँ। क्या धांस वो ज़बरदस्त लिखते हैं। ऐसा लगता है कि पढ़ते ही जाए, पढ़ते ही जाए। एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। उनसे अपनी बड़ी बड़ी और भूरी आंखें नचाते हुए कहा। कभी देखा है उनको या कभी मिली हो उनसे? युवराज ने कुछ सोचते हुए श्रद्धा से पूछा। नहीं देखा नहीं है और मिली भी नहीं उनसे। वो अपना फोटो ही नहीं डालते कहीं, तो कैसे देखूं? वो तो अपने नॉवल पर भी फोटो नहीं डालते। श्रद्धा ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। लेकिन उनसे मिलने की बड़ी तमन्ना है मेरी। उनसे अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में चमक लाते हुए कहा। तभी युवराज का फोन बजा। उन्होंने फोन ऑन कर दिया और श्रद्धा के पोर्शन के बाहर निकलकर फोन अपने कानों से लगाया और कुछ देर बात करके बंद कर दिया। श्रद्धा ने खुद से कहा, अजीब इंसान है, अपने चॉकलेट भी नहीं लेकर गया। उसने अपने कंधे उचका दिए। युवराज अपने पोर्शन भी नहीं गए और सीढ़ियां उतरकर अपनी बाइक स्टार्ट कर कहीं निकल पड़े। करीब 15 मिनट बाद वो पब्लिशिंग हाउस के बाहर खड़े थे। बाइक स्टैंड पर लगाकर वो सीधा अंदर पब्लिशर के कैबिन में चले गए। उन्हें देखते ही पब्लिशर ने कहा, युवराज, ये है लो, तुम्हारी नई नॉवल मोहब्बत की दास्तान की रॉयल्टी, 50,000 का चेक। एक ही दिन में इसकी 10,000 प्रतियां बिक गई हैं। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। साथ ही उसने टेबल के ड्रॉर में से 4-5 लिफाफे निकाले। उनके साथ एक गुलाबी लिफाफा भी था और सभी लिफाफे युवराज को दे दिए। युवराज, हर 1-2 दिन में ये पिंक एनवेलप तुम्हारे लिए आता है। आज के मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़माने में तुमको कोई लेटर लिखता है, क्योंकि तुमने कभी अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी भी पब्लिकली नहीं दिया है। यहाँ तक कि तुम तो अपने असली नाम से भी नॉवल नहीं लिखते हो। सभी तुमको अनजान राही के नाम से पढ़ते हैं। कोई भी ये नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन ये पिंक एनवेलप वाली कोई ये तुम्हारा बहुत ज़बरदस्त फ़ैन है। वैसे तो तुम्हारे लिए बहुत से लेटर आते हैं, लेकिन तुम्हारी इस फ़ैन का बिना नागा हर 2 दिन में लेटर आता है और हमेशा गुलाबी लिफाफा ही होता है और उस पर हमेशा एक ही टाइप की गुलाब की भीनी भीनी खुशबू होती है। कोई बहुत प्यार से दिल की भावनाओं से खत लिखती या लिखता है तुमको। युवराज ने मुस्कुराकर लिफाफे और अपना चेक ले लिया। पब्लिशर युवराज का दोस्त भी है, क्योंकि कई सालों से वो युवराज के नॉवल छाप रहा है, इसीलिए दोनों में दोस्ताना रिश्ता बन गया है। युवराज ऑफिस से बाहर आकर फर्राटे से बाइक दौड़ाते हुए बंगलो आ गए। तो ये है युवराज सिंह राठौर। इनका नाम तो आप सभी को अच्छे से मालूम है। ये एक सिविल इंजीनियर हैं, 40 वर्ष के हैं और अकेले हैं। युवराज सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, तभी उनके कानों में लाउड म्यूजिक में इंग्लिश सॉन्ग सुनाई दिया। One kiss is all it takes, fallen in love with me, possibilities I look like all you need। उन्होंने अपने पोर्शन का दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर आराम करने की गरज से बेड पर लेट गए, लेकिन तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक चलने से वो आराम भी नहीं कर पा रहे थे। वो उठकर श्रद्धा के पोर्शन की तरफ गए। वहाँ देखा तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। वो सारी दुनिया से बेखबर इंग्लिश सॉन्ग पर झूमकर नाच रही थी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ से उसको सुनाई नहीं पड़ा। तो युवराज ने जाकर म्यूज़िक सिस्टम बंद कर दिया और इसी के साथ उसका नाचना भी एकदम से रुक गया। उसने थोड़ी गुस्से और सवालिया नज़रों से युवराज की तरफ देखा।
मुझे इतना तेज़ म्यूज़िक पसंद नहीं है, और ख़ासकर इंग्लिश गाने। मैं साइड से थका हारा आया हूँ। तुम्हारे इस कान फोड़ी म्यूज़िक से मैं आराम भी नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान ने ये दिल, दिमाग और कान सिर्फ खुद के आराम और शौक के लिए नहीं दिए हैं, बल्कि पड़ोसियों का भी ख्याल रखने को दिए हैं। एक अच्छा पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद करता है। युवराज ने श्रद्धा की भाषा में ही जवाब दिया। श्रद्धा ने कुछ नहीं कहा और हाँ में सर हिला दिया। युवराज वापस अपने बेडरूम में गए और बिस्तर पर लेट गए। उन्हें सोते हुए 2 ही मिनट हुए थे कि फिर से म्यूजिक की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उनकी आंखें झट से खुल गई। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। उन्होंने अपना सर पीट दिया और साथ में श्रद्धा की हरकत पर जोर से हंसी भी आ गई। उन्होंने कानों पर तकिया लगाया और सोने की कोशिश करने लगे। क्या लड़की है ये, पूरी आफत की पुड़िया है। इसे कुछ समझाना मतलब अपना दिमाग खराब करना है। पता नहीं कैसे झेल पाऊंगा इसे। वो मन ही मन झुंझला रहे थे। जब उन्हें नींद नहीं आई तो वो फिर से श्रद्धा के पोर्शन की तरफ जाने के लिए उठे। वो अपने दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि उन्हें अपने दरवाजे पर श्रद्धा खड़ी हुई मिली। तब युवराज को याद आया कि उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें 2 कप कॉफ़ी और थोड़ा सा कॉटन भी रखा था। मैंने सुना है कि जब ऑफिस से थके हुए आते हैं तो कॉफ़ी पीने से थकान उतर जाती है, और साथ ही ये भी सुना है कि अकेले कॉफ़ी पीने के बजाय किसी के साथ पीने से थकान बहुत जल्दी उतर जाती है और कॉफ़ी का मज़ा भी दुगना हो जाता है। और एक बात और बड़े सयानों से सुनी है कि अगर कॉफ़ी पीने का मन ना हो तो आप कान में रुई लगा लें, तो बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देती है और आप आराम से सो सकते हैं। अब मैंने आपको ये 3 ऑप्शन बता दिए हैं, आप कौन सा वाला पसंद करेंगे? चौथा वाला? लेकिन मैंने तो चौथा ऑप्शन दिया ही नहीं जनाब। लेकिन मैंने लिया है, और वो ये है कि तुम प्लीज़ म्यूज़िक का वॉल्यूम कम कर दो। बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। युवराज ने उसके आगे सचमुच में हाथ जोड़ दिए। लेकिन आपको इंग्लिश म्यूज़िक नहीं पसंद तो मैंने आरती लगा दी। ठीक है, आपके हुक्म की तामील की जाएगी, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोलिए जहाँ पनाह। आपको भी मेरे साथ कॉफ़ी पीनी होगी। जो हुक्म मेरे आका, युवराज ने कहा और दोनों साथ में खिलखिलाकर हंस दिए। श्रद्धा जाकर म्यूजिक सिस्टम बंद कर आई। दोनों युवराज के बालकनी में बैठ गए और कॉफ़ी के साथ साथ नैनीताल की हसीन वादियों को देखने लगे। शाम के समय नैनीताल की वादियों का नज़ारा बहुत ही दिलकश हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बादल पहाड़ों से उतरकर चेहरे को सहला रहे हों। हवा में नमी घुली हुई थी और हल्की हल्की ठंड थी जो दिल को बहुत सुकून पहुंचा रही थी, जिसे खामोशी से दोनों महसूस कर रहे थे। कुछ पल बाद वहां की गहरी खामोशी को तोड़ते हुए श्रद्धा बोली, आप अपना इंट्रोडक्शन देना पसंद करेंगे? मेरा नाम युवराज सिंह राठौर है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ। वैसे दिल्ली का रहने वाला हूँ। और फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं, अकेला हूँ। तुम अपने बारे में बताओ। मैं क्या और मेरी आफत क्या? श्रद्धा ने डायलॉग मारा। युवराज उसे हैरत से देखने लगे तो उनकी शक्ल देखकर श्रद्धा की जोर से हंसी छूट गई। अरे तुम्हारी शक्ल तो देखो कैसी हो गई है, जैसे भूत देख लिया हो। नहीं नहीं, भूतनी देख ली हो। तुम बातें ही ऐसी कर रही हो तो मैं क्या करूं? युवराज थोड़े खिसिया गए। अरे पगलैट, मजाक कर रही हूँ। अब नो मजाक। श्रद्धा ने मुंह पर उंगली रख दी और धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। युवराज ने फिर मुंह बिगाड़ लिया। अच्छा सुनो, माई नेम इज श्रद्धा बजाज, डॉटर ऑफ शेखर बजाज, एमडी ऑफ बजाज एंड बजाज ग्रुप। सुनते ही युवराज झटके से अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। क्या हो गया? अब सच में भूतनी देख ली क्या, या कुर्सी में स्प्रिंग लगी है? वैसे मेरी शक्ल भूतनी जैसे तो नहीं है। तुम शेखर बजाज की बेटी हो, बजाज एंड बजाज ग्रुप के मालिक की बेटी? युवराज के चेहरे पर दुनिया भर का आश्चर्य फैला हुआ था। तो सो व्हाट? तो क्या हुआ? श्रद्धा आराम से च्युइंगम चबाते हुए साधारण तरीके से बोले। तो ये है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, किराए के घर में? ये कैसा सवाल है? मैं बराबर टाइम पर किराया दूंगी। मेरा मतलब है कि
तुम तो खुद की शानदार हवेली में रह सकती हो, किराए के बंगलों में क्यों? और फिर नैनीताल क्या घूमने आई हो? घूमने आए हो तो बहुत से अच्छे 5 स्टार होटल्स हैं यहाँ। मैं यहाँ एमबीए करने आई हूँ। मैंने अहमदाबाद की निर्मा यूनिवर्सिटी से बीबीए किया है और अब यहाँ जेईएचयू यूनिवर्सिटी से एमबीए करने आई हूँ। मैं तो हॉस्टल में रहना चाहती थी, लेकिन डैड नहीं माने। वो तो मेरे लिए यहाँ बंगलो खरीदना चाहते थे, लेकिन मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, इसीलिए किराए के बंगलों में आ गई। लेकिन तुम अब्रॉड जा सकती हो पढ़ने के लिए, फिर यहाँ क्यों? हाँ जा सकती हूँ, लेकिन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। फिर से फॉर्म में आ गई। उसकी हरकत देखकर युवराज को भी हंसी आ गई, क्योंकि वो समझ चुके थे कि श्रद्धा में थोड़ा बचपना है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? युवराज ने सवाल किया। मैं, मेरे डैड और उनकी चलती फिरती फैशन की दुकान, उनकी फैशनेबल बीवी। डैड की बीवी? वो तो तुम्हारी माँ हुई ना, वो जो तस्वीर में है। युवराज को वो तस्वीर याद आ गई जो उन्होंने ड्रिल मशीन से कील ठोक कर लगाई थी। वो तस्वीर में तो मेरी अपनी मॉम है और डैड के पास तो उनकी फैशनेबल बीवी है। मैं कुछ समझा नहीं। युवराज के चेहरे पर नासमझी के भाव आ गए। लेट मी एक्सप्लेन यू। वो जो तस्वीर में खूबसूरत लेडी है ना, वो मेरी मॉम है, जो कि मैं 8 बरस की थी तभी एक बीमारी से गुजर गई और आसमान में एक तारा बन गई। उसने आसमान की तरफ उदासी से देखते हुए कहा। और उनके जाने के बाद डैड ने इस फैशनेबल से शादी कर ली, जो कि अब हमारे घर में मेरी मॉम की जगह पर है। उनको मुझसे या मेरे डैड से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ डैड की पार्टियों से और डैड का पैसा उड़ाने में इंटरेस्ट है, और बचे हुए टाइम में मेरा जीना हराम करती है। मुझे टोका टाकी करती है और हर बात पे मेरी इंसल्ट करती रहती है। बस इसी तरह से वो अपना टाइम पास करती हैं। ओह, युवराज के चेहरे पर सहानुभूति के एक्सप्रेशंस आ गई। नो नो, सैडे होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस फैशनेबल की परवाह ही नहीं करती। मुझे बस अपने डैड से मतलब है और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि श्रद्धा बेटा, हमेशा खुश रहना, तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, इसीलिए मैं खूब खुश रहती हूँ। थोड़ी देर तक दोनों ने इधर उधर की कुछ बातें की, जिसमें श्रद्धा की ही पटर पटर चलती रही और युवराज सिर्फ एक कच्चे श्रोता बने बैठे थे। इसी के साथ साथ उसने युवराज से अपनी यूनिवर्सिटी का रास्ता और वहां तक जाने के लिए सारा साधन मिल सकते हैं सब पूछ लिया। ये सारी इंक्वायरी कर ली और गुड नाइट करके अपने पोर्शन में सोने चली गई। युवराज अपने बालकनी में ही बैठे रहे और सिगरेट की कश लेते हुए अपनी बीती हुई जिंदगी अतीत की गलियों में विचरने लगे। हम एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे, पूरी जिंदगी कदम से कदम मिलाकर। तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? सोचना पड़ेगा इंदु। तुम जैसे बिगड़ी हुई लड़की के साथ मैं बिल्कुल सीधा साधा लड़का कैसे जिंदगी गुजारूंगा? बोलकर युवराज इंदु को जबान चिढ़ाकर भाग गए। युवे के बच्चे, मेरे बच्चे कहाँ से आ गए? अभी तो मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ ही नहीं की है और अभी तो मैं कुंवारा हूँ। युवराज ने भागते हुए उन्दी को छुड़ाया। रुको, तुमको तो मैं बताती हूँ। रुको तुम, रुको। इंदु उसके पीछे भागी, लेकिन युवराज को पकड़ नहीं पाई। आउच! इंदु के जोर से दर्द से चिल्लाने की आवाज आई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर युवराज दौड़ते हुए रुक गए और मुड़कर पीछे देखा तो इंदु अपना पैर पकड़कर नीचे बैठी हुई थी। दौड़ते हुए मेरा पैर मुड़ गया, लगता है मोच आ गई है, वो रुआसा मुंह बनाकर बोली। अरे ऐसे कैसे? युवराज दौड़कर वापस पीछे उसके पास आए और नीचे बैठ गए। उन्होंने उसका पैर अपनी गोद में ले लिया और सहलाने लगी। लेकिन ये क्या, उनके पेट पर धड़ाधड़ मुक्कों की बरसात होने लगी। अब आए बच्चू पकड़ में। मैं बिगड़ी हुई हूँ? बिगड़ी हुई हूँ और तुम एकदम सीधे साधे। ये लो और लो। बोलते हुए इंदु ने 2-4 मुक्के और उनकी पीठ पर जड़ दिए। ये सरासर चीटिंग है इंदु। और जो तुम बोल रहे हो वो क्या था? तुम्हारे मुंह से क्या मेरी तारीफ में फूल बरस रहे थे? इंदु की मुक्केबाजी लगातार चल ही रही थी। बस बस यार, बस करो। तुम्हारे मुक्कों से कहीं मेरी खाल ना उखड़ जाए। कोई बात नहीं, मैं सिलाई में एक्सपर्ट हूँ। तुम्हारी खाल भी सिल दूंगी सुई धागे से। सुई धागे से मेरी खाल सिलोगी? कौन से जन्म का बदला ले रही हो? इतना जुल्म तो फिर अपने शब्द वापस लो और माफी मांगो, तभी मेरी मुक्केबाजी रुकेगी, नहीं तो। बोलते हुए इंदु ने अपनी कुर्ती की बाह ऊपर चढ़ा ली। अरे बाबा माफ करो, लेकिन अपनी ताकत मत दिखाओ। मैं ये
सीखिया पहलवान देखकर डर जाऊंगा। हिंदू ने फिर से मुंह बना लिया। तुमने मुझे सीखिया पहलवान कहा? अब तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। और वो मुंह घुमाकर खड़ी हो गई, लेकिन उसे भी मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। अच्छा अच्छा, आप माफ कर दो, मैं उठक बैठक लगा लेता हूँ। युवराज ने अपने कान पकड़ लिए और उठक बैठक लगाने लगे। अब बारी है अपने शब्द वापस लेने की। लेकिन वो कैसे वापस दूं? आइडिया। युवराज सोचते हुए धीरे से बोले और उसके पास आए और उसे अपनी तरफ घुमाकर उसके लब छू लिए। उनकी अचानक की इस हरकत से वो घबरा गई। पहले तो वो समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हुआ। फिर उसने अपनी दोनों बाहें उनके पीठ पर फैला दी और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। युवराज ने भी उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। पूरी कायनात उनके प्यार में जैसे मदहोश हो गई। डूबता हुआ सूरज उनकी इस मोहब्बत का गवाह बन गया। वो भी इन प्रेम पंछियों को देखकर मुस्कुराता हुआ पहाड़ों के पीछे चला गया। फिर अचानक इंदु होश में आई और उसने फिर उनको मारना शुरू कर दिया। युवराज, चीटिंग है। तो तुमने भी तो पैर में मोच की चीटिंग की थी ना? तो मैंने हिसाब बराबर कर दिया। युवराज ने उसकी चिन प्यार से पकड़कर ऊपर करते हुए कहा और इंदु ने उनकी बात पर शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। और उसी के साथ बालकनी में बैठे युवराज के होठों पर बरबसी मुस्कुराहट आ गई। फिर उन्होंने जोरों से सिगरेट का एक और कश खींच लिया। सिगरेट पीना हेल्थ के लिए हानिकारक है। अचानक युवराज के कानों में आवाज टकराई तो उन्होंने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा तो बगल की बालकनी में श्रद्धा खड़ी थी और उन्हीं को घूर रही थी। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट या किसी भी तरह का स्मोकिंग हेल्थ के लिए डेंजरस है। वो फिर से युवराज को घूरते हुए बोली। युवराज एकटक उसे देखते रह गए। ये लड़की समझ से बाहर है। अभी अल्लड़ नटखट सी है तो कभी बहुत ही ज्यादा समझदार। वो मन में सोचने लगी, तुम अभी तक सोए नहीं? आप भी तो अभी तक नहीं सोए। मैं बस सोने जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन सिगरेट बुझा कर जाना, अंदर जाकर नहीं पीना। उसने सिगरेट की तरफ उंगली से इशारा किया। इसके जवाब में युवराज मुस्कुराकर सिर हिलाकर अंदर चले गए। वो तुरंत वापस बाहर आए तो देखा कि वो अभी तक बालकनी में ही खड़ी थी। अब तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम भी सो जाओ, कल से कॉलेज जाना है ना तुमको। वो भी सिर हिलाकर अपने पोर्शन में अंदर चली गई। युवराज ने अंदर जाकर अपनी स्टडी टेबल पर देखा। वहाँ उन्हें 5-6 लिफाफे दिखे। उन्हें याद आया कि ये तो उसके फैंस के खत हैं जो कि पब्लिशिंग हाउस के पते पर आए हैं और उसे वहाँ से दिए गए हैं। उन्होंने उनमें से अपना फेवरेट गुलाबी लिफाफा उठा लिया। उनके लबों पर मुस्कान थिरक उठी। उन्हें खुद भी इस खत का इंतजार रहता था। वो बेड पर आ गए और आराम से उस खत को पढ़ने लगे। उन्होंने लिफाफा खोला तो अंदर हमेशा की तरह ही एक गुलाबी पेपर पर खत लिखा हुआ था। उसमें गुलाब की भीनी भीनी खुशबू महक रही थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। डियर अनजान राही, क्योंकि मुझे आपका असली नाम नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम कि मैं आपकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ, कितनी दीवानी हूँ और कितनी कितनी पागल हूँ आपके लिए। जब तक हफ्ते में एक खत आपको लिख ना लूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता है। मैं आपके उपन्यासों की बहुत पागल दीवानी हूँ। वैसे तो आपके लाखों फैंस होंगे, लेकिन मेरी बात अलग ही है। मैं तो आपके हर उपन्यास का शिद्दत से इंतज़ार करती हूँ। मेरे पास आपके सभी नावल का पूरा कलेक्शन है। आपकी पहली नावल से लेकर अभी तक लिखे लास्ट नावल तक सारे नावल मेरे पास हैं। मैंने सभी को अपनी दिलो जान से संभाल कर रखा है। आपकी नई लिखी हुई नावल मोहब्बत की दास्तां सबसे पहले मैंने ही खरीदी होगी और सबसे पहले मैंने ही पढ़ी। ये मेरा दावा है। इस कहानी का तो मैं क्या ही कहूँ। आपने अपनी पूरी भावनाएं इस कहानी में दिल की गहराइयों से निकाल कर लिखी हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा, बहुत शिद्दत और रूह की गहराइयों से प्यार करते हैं और उसके लिए आपने अपनी सारी भावनाएं और सारे खूबसूरत एहसास इस कहानी में अपने दिल से लिखे हैं। लगता है आपने अपनी खुद की कहानी इसमें उतार डाली है और अपनी चाहत को ये कहानी का अनमोल तोहफा दिया है। बहुत खुशकिस्मत है वो जिसे आप प्यार करती हैं। मैं 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 सिर्फ एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि जिस अनजान शख्स की मैं दीवानी हूँ वह दिखता कैसा है। मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि हमेशा की तरह मुझे इस खत का भी जवाब नहीं मिलेगा। फिर भी मैं जवाब का इंतज़ार करूँगी। अपनी आखिरी सांस तक इंतज़ार करूँगी। आपकी एकमात्र इकलौती पागल दीवानी फ़ैन।
पढ़ते ही युवराज के चेहरे पर सुकून सा बिखर गया। उन्होंने उस खत को एक फाइल में लगा दिया। उनके पास भी एक अनजान फैन के सारे खतों का पूरा कलेक्शन था। उन्होंने भी उस फैन के पहले खत से लेकर आज तक के सारे खत संभाल कर रखे हैं। सभी खत उन्होंने फाइल में लगा रखे थे। वो खुद भी उस फैन के खत का हर हफ्ते शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। उस फैन के खत में उन्हें एक अलग ही एहसास और अपनापन का एहसास होता है। उन्होंने वो खत फाइल में लगा कर रख दिया और हमेशा की तरह उन्होंने कोई जवाब नहीं लिखा। हालांकि वो फ़ैन हमेशा अपना एड्रेस अपने खत में लिखती है, लेकिन वो कभी उसे जवाब नहीं देती। लेकिन फिर भी उसके खत का उन्हें इंतज़ार रहता है। एक बात और कि उस फ़ैन ने भी अपनी असली नाम किसी भी खत पे नहीं लिखा, इसीलिए युवराज भी उस फ़ैन का नाम नहीं जानते। श्रद्धा भी अपने बेडरूम में आकर अपने बेड पर सो गई, लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आज उसे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही थी। मॉम, आप जानती हैं आपके बिना मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। आपने वादा किया था कि मैं खुश रहूँगी तो आप हमेशा मेरे साथ रहोगी, इसीलिए मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरा मन जानता है कि मैं असल में कितनी खुश हूँ। मॉम, कोई भी अकेला इंसान कैसे खुश रह सकता है? आप ही बताओ। बचपन से वो फैशनेबल मुझे पापा के सामने नीचा दिखाने के लिए मेरे खिलाफ झूठ बोलती और मेरे खिलाफ तरह तरह के हथकंडे करती थी, तो बदले में मैं भी उसे परेशान करके खुश हो जाती थी। कई बार उसकी ड्रेसेस पर चुपके से कैंची चला देती थी, तो कभी उसका मेकअप किट छुपा देती। कई बार वो मुझे मारने भी आती, लेकिन नैनी अम्मा मुझे बचा लेती और मैं उस फैशनेबल को परेशान करके झूठ मूठ खुश हो जाती थी, क्योंकि आपको वादा जो किया था खुश रहने का नाटक करते करते कई बार बहुत थक जाती हूँ मॉम। मॉम, कई बार आपकी गोद में सर रखकर सोने का मन करता है, लेकिन कहाँ से लाऊं मैं आपकी गोद? आपकी श्रद्धा इस भरी पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली है मॉम। आज तक कोई ऐसा इंसान या दोस्त नहीं मिला जो मुझे सच्चा और सेल्फलेस प्यार करे आपकी तरह। दोस्त भी बने तो मेरी दौलत देखकर, सच्चा दोस्त कोई नहीं मिला। मॉम, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? अगर जाना ही था तो मुझे साथ ले जाती। सोचते हुए उसके दोनों आंखों के किनारे से आंसू निकलकर तकिए को भिगोने लगे। सोचते सोचते रोते रोते ही वो सो गई। अगली सुबह वो उठी तो उठकर बालकनी में चली गई। सुबह सुबह नैनीताल की वादियां गजब ढा रही थी। पहाड़ों पर हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी, जैसे बादलों ने पहाड़ों को ढक लिया हो। अभी सूरज पूरी तरह से उदय नहीं हुआ था, इसलिए आसमान में हल्की हल्की लालिमा छाई हुई थी। धुंध के साथ लालिमा मिल गई तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में किसी ने केसरिया रंग बिखेर दिया हो। ये दिलकश नज़ारा देखकर उसकी पूछी सी तबीयत खुश हो गई। उसने सुबह की ताज़ी खुशबूदार हवा को अपनी सांसों में खींचा तो उसके पूरे बदन में ताजगी छा गई। वो वॉक करने की खातिर छत पर चली गई। छत पर उसे कोई एक्सरसाइज करता दिखा। अंधेरा होने की वजह से उसे साफ नहीं दिखाई दिया कि कौन है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा, फिर भी उसे साफ साफ दिखाई नहीं दिया। उसने अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए। जारी है, कौन है वो शख्स जो छत पर एक्सरसाइज कर रहा है? ये जवाब आपको अगले भाग में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।